गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर दिलीप पिपाड़ा, सहआचार्य अर्थशास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय नाथद्वारा। आज के इस वीडियो में हम समष्टि अर्थशास्त्र के एक महत्वपूर्ण टॉपिक केंद्रीय बैंक व उसके कार्य के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको विदित ही है, हर देश का एक केंद्रीय बैंक होता है जो देश की संपूर्ण जो बैंकिंग प्रणाली है उसके शीर्ष पर होता है और अर्थव्यवस्था में मौद्रिक स्थिरता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका केंद्रीय बैंक की होती है। और इस बारे में केंद्रीय बैंक की भूमिका के बारे में बिल रोजर्स का मानना था कि अतीत में 3 ही महत्वपूर्ण आविष्कार हुए हैं, जिसमें एक पहिए का आविष्कार है जो कि यंत्र शास्त्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार विज्ञान के लिए अग्नि का जो आविष्कार है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से तीसरा जो है देश की मौद्रिक व्यवस्था के लिए केंद्रीय बैंक एक महत्वपूर्ण आविष्कार के रूप में है। इसी से हम समझ सकते हैं कि केंद्रीय बैंक कितना इंपॉर्टेंट है। हम ये कह सकते हैं कि केंद्रीय बैंक प्रत्येक देश का वह बैंक होता है जो देश में आर्थिक स्थिरता, मौद्रिक स्थिरता व आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने का अपना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यही कारण है कि हर देश के द्वारा एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की जाती है। जैसे आप अमेरिका की बात करेंगे तो बैंक ऑफ अमेरिका है, बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है वो ब्रिटेन का केंद्रीय बैंक है, बैंक ऑफ स्वीडन स्विट्जरलैंड का है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का एक केंद्रीय बैंक है। सबसे पहले अगर हम केंद्रीय बैंक की बात करें तो 1668 में स्वीडन में जो बैंक बना था सबसे पहले केंद्रीय बैंक के रूप में था। पर वस्तुत स्थिति में जो आज जो केंद्रीय बैंकों की स्थिति है, अगर उस स्थिति को देखें और अधिकारों को देखें तो 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड जो था वो बना था। उसके बाद ही हम ये कह सकते हैं कि केंद्रीय बैंक की शुरुआत हुई। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि केंद्रीय बैंक कहाँ किसे जाएगा। तो अलग अलग जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने केंद्रीय बैंक के कार्यों के आधार पर उसकी अलग अलग जो डेफिनेशन देने का प्रयास किया है। उसमें हम कुछ डेफिनेशन की बात करेंगे। तो हम बात करते हैं सैमुअल्सन की। तो प्रोफेसर सैमुअल्सन का मानना था कि केंद्रीय बैंक का एक कार्य है वह देश की मुद्रा की पूर्ति और साख पर नियंत्रण करने का कार्य केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार से जो केंट है उन्होंने ये कहा कि केंद्रीय बैंक वह बैंक है जो जनहित की दृष्टि से मुद्रा की पूर्ति को आवश्यकता पड़ने पर विस्तार करता है और आवश्यकता पड़ने पर उसको संकुचित करता है। अर्थात केंट का यह मानना था कि केंद्रीय बैंक एक ऐसी संस्था है जो जनता के हित में मुद्रा की पूर्ति का विस्तार करती है और संकुचन करती है आवश्यकता के अनुसार। इसी प्रकार से डिकॉक ने माना है कि केंद्रीय बैंक वह बैंक होता है जो देश की मौद्रिक व बैंकिंग प्रणाली पे शीर्ष स्थान जिसका होता है उसको हम केंद्रीय बैंक कहते हैं। तो इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि केंद्रीय बैंक वह संस्था है जो देश की बैंकिंग व्यवस्था और मौद्रिक व्यवस्था को पूरी तरह से संचालित करती है। अब हमारे सामने ये प्रश्न आता है कि केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक में अंतर क्या है। हमने जो देखा है हमारे आसपास में जो बैंक है वो व्यापारिक बैंक है। तो क्या अंतर है केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक में? तो मोटा मोटी मेन अंतर हम देखते हैं। सबसे पहली बात देखिए कि केंद्रीय बैंक का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। केंद्रीय बैंक जनता की सेवा के लिए या देश की मौद्रिक प्रणाली में आर्थिक स्थिरता, मूल्य स्थिरता की दृष्टि से कार्य करता है, देश की मौद्रिक नीति को संचालित करने का कार्य करता है। उसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। जबकि अगर हम व्यापारिक बैंक की बात करें तो व्यापारिक बैंक जो कार्य करते हैं वो लाभ प्राप्ति की आशा से करते हैं। दूसरा हम देखें तो केंद्रीय बैंक का जनता से सीधा संबंध नहीं होता है। हम अगर अपना खाता खुलाना चाहें बैंक में, केंद्रीय बैंक में खाता खुलाना चाहें तो हम नहीं खुला सकते हैं। पर जितने भी व्यापारी के बैंक है, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा हो, चाहे यूनियन बैंक हो, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे पंजाब नेशनल बैंक हो, ये सारे के सारे व्यापारिक बैंक हैं, इनमें हम खाता खुला सकते हैं। जबकि केंद्रीय बैंक में इंडिविजुअल या व्यक्तिगत लोगों का खाता नहीं खुला जाता है। तीसरी चीज, केंद्रीय बैंक आवश्यक रूप से एक सरकारी बैंक होता है। जितने भी वर्ल्ड में केंद्रीय बैंक है सब सरकार के नियंत्रण में है। जबकि हम व्यापारिक बैंक की बात करें तो व्यापारिक बैंक सरकारी भी हो सकते हैं और गैर सरकारी भी हो सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ यूनियन बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, SBI
सरकारी बैंक के रूप में जाने जाते हैं, जबकि आईसीआईसीआई, आईडीबीआई और बहुत सारे कुछ ऐसे बैंक है जो कि प्राइवेट बैंक के रूप में होते हैं। तो इन दोनों में ये भी अंतर है कि वो सरकारी बैंक ही होता है, ये प्राइवेट भी हो सकते हैं और सरकारी भी हो सकते हैं। इसके अलावा देखिए, व्यापारिक बैंकों में आपस में प्रतियोगिता होती है, जबकि केंद्रीय बैंकों में ऐसी प्रतियोगिता नहीं होती। ऐसा नहीं है कि जितने भी व्यापारिक बैंक है वो हमारे यहाँ आपस में प्रतियोगिता कर रहे हैं, तो हमारा केंद्रीय बैंक ऑफ इंग्लैंड से या बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड से या बैंक ऑफ अमेरिका से प्रतियोगिता कर रहा है। इस प्रकार केंद्रीय बैंकों में आपस में कोई प्रतियोगिता नहीं होती है। अगली बात ये देखिए कि व्यापारिक बैंक बहुत सारे हो सकते हैं, जबकि केंद्रीय बैंक एक ही होता है। ऐसा नहीं है कि एक सरकार के पास 10 केंद्रीय बैंक होंगे। हर देश में केवल एक ही बैंक होता है जो कि केंद्रीय बैंक के रूप में जाना जाता है, और उसी बैंक पर पूरी की पूरी मौद्रिक नीति देश की निर्भर करती है। इसके अलावा आप देखिए कि व्यापारिक बैंकों को नोट निर्गमन करने का अधिकार नहीं होता है, जबकि केंद्रीय बैंक ऐसा बैंक होता है जिसको नोट निर्गमन करने का अधिकार होता है। नोट निर्गमन का अधिकार क्या होता है, इसका हम वर्णन करेंगे जब हम पढ़ेंगे कि केंद्रीय बैंक के कार्य क्या है। इसके अलावा आप देखिए कि केंद्रीय बैंक एक सरकार का बैंक होता है जो सरकार के लिए एजेंट के रूप में, परामर्शदाता के रूप में या सरकार के लिए सभी कार्य करता है। जबकि हम प्राइवेट बैंक जो है या जो दूसरे बैंक है व्यापारिक बैंक, वो सरकार के लिए कार्य करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, पर वो केंद्रीय बैंक के निर्देश के अनुसार कार्य करते हैं। तो इस दृष्टि से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि सरकार का एकमात्र एजेंट के रूप में काम करता है। इसके अलावा देखिए, केंद्रीय बैंक जो है वो बैंकिंग प्रणाली पर नियंत्रण भी करता है। अगर देश में साख की मात्रा का विस्तार करना है तो भी केंद्रीय बैंक करेगा, साख की मात्रा को संकुचित करना है तो भी केंद्रीय बैंक करेगा। देश की मौद्रिक नीति में जो भी परिवर्तन करना है, वित्त मंत्री को क्या सलाह देनी है, किस प्रकार से बजट बनाते समय वित्त मंत्री को सहायता देनी है, सलाह देनी है, इस प्रकार के सारे कार्य केंद्रीय बैंक के द्वारा किए जाते हैं। इसके अलावा ये केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों का परामर्शदाता भी होता है, उनका एक संरक्षक भी होता है। तो इसका तात्पर्य है कि अगर केंद्रीय बैंक जो है वो सारे व्यापारिक बैंकों से ऊपर होता है, शिखर पर होता है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंकों में व्यापक अंतर होता है। अगर हम बात करें विनिमय कोषों का संरक्षक के रूप में, तो हम देखें कि हमारे पास जितने भी विदेशी मुद्रा है, चाहे वह डॉलर के रूप में है, चाहे पाउंड के रूप में है, चाहे लीरा के रूप में या अन्य किसी भी देश की करेंसी के रूप में है, तो वो सारी की सारी करेंसी का संरक्षण करने का कार्य भी केंद्रीय बैंक करता है। अगर कोई व्यापारिक बैंक भी इस प्रकार का कार्य कर रहा है तो वह केंद्रीय बैंक के दिशा निर्देशन के अंतर्गत ही कर सकता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंकों में व्यापक अंतर होता है। अब हम बात करेंगे कि केंद्रीय बैंक के कार्य क्या क्या है, कौन कौन से कार्य केंद्रीय बैंक के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि नोट जारी करने का कार्य केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। वर्ल्ड के सभी देशों में इश्यू ऑफ करेंसी का कार्य वहां के केंद्रीय बैंक के द्वारा ही किया जाता है। पूर्व समय में जब केंद्रीय बैंक प्रचलन में नहीं थे, तब व्यापारिक बैंकों के द्वारा भी नोट जारी करने का कार्य किया जाता था, पर उसमें समस्या ये होती थी कि सभी बैंकों के अलग अलग नोट होते थे, तो जनता को समझने में परेशानी होती थी कि वास्तव में ये बैंक के द्वारा जारी किया गया नोट है या नहीं है। एक ही संस्था जब नोट जारी करती है तो उस नोटों में उसके द्वारा जारी किए गए नोटों में एक रूपता होती है, जनता आसानी से उसको पहचान जाती है, उस नोट पर जनता के द्वारा विश्वास किया जाता है। पर अगर सभी व्यापारिक बैंक अलग अलग अपने अपने नोट जारी करेंगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो जनता के सामने आएगी कि वह नोट जो है वो सही है या नकली है, इसकी पहचान भी मुश्किल होगी, क्योंकि बहुत सारे बैंक होंगे, बहुत सारे नोट होंगे, तो जनता के लिए पहचानना बहुत ही मुश्किल कार्य है। दूसरी चीज ये है कि मान लीजिए एक व्यक्ति जाता है, टीवी खरीदता है, टीवी खरीदने पर मान लो एसबीआई के द्वारा नोट जारी किए गए हैं, तो वो जाकर वो एसबीआई वाले नोट देता है, तो टीवी सेलर उसको कहता है कि नहीं, मेरा खाता यूनियन बैंक में है, तो मुझे तो आप यूनियन बैंक वाला नोट देंगे तो ही चलेगा, बाकी मैं आपको टीवी नहीं दूंगा। ऐसा टीवी के लिए तो संभव है, पर आप सपोज करिए किसी रेस्टोरेंट में खाना खा लेते हैं, वहां आप बैंक ऑफ बड़ौदा का नोट देना चाहते हैं, पर वहां पर वो सामने वाला कहता है मेरा तो एसबीआई में खाता है, तो मैं आपका नोट नहीं लूंगा, तो बड़ी विकट स्थिति हो जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर अलग अलग व्यापारिक बैंकों के द्वारा अलग अलग नोट जारी किए जाएंगे तो
उसमें एक तो जनता का उन नोटों पर विश्वास नहीं रहेगा, और दूसरी चीज बहुत सारी समस्या हो जाएगी। कोई बैंक बहुत ज्यादा नोट जारी कर देगा तो हो सकता है मुद्रास्फीति की समस्या हो जाए। तो कई समस्याओं को समाधान करने के लिए हमने प्रत्येक देश ने नोट जारी करने का एकाधिकार केवल केंद्रीय बैंकों को दिया हुआ है। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है, जो 1934 में स्थापित किया गया था। तब एक निजी बैंक के रूप में था। फिर 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण केंद्र सरकार के द्वारा कर दिया गया, जब से ये केंद्र सरकार की एक इकाई के रूप में कार्य करता है। तो नोट जारी करने का भारत में जो केंद्रीय बैंक है वो 2 रुपीज, उसके बाद में 5 रुपीज, 10, उसके बाद 20, 50, फिर 100, उसके बाद 200, उसके बाद 500, उसके बाद 2000 का नोट जारी करता है। पूर्व में 1000 रुपए का नोट भी जारी करता था, पर अभी डिमोनेटाइजेशन हुआ, उसमें 500, 1000 रुपए के पुराने नोटों को केंद्र सरकार के द्वारा प्रचलन से बाहर कर दिया गया और 2000 का नया नोट इंट्रोड्यूस किया गया। तो केंद्रीय बैंक जो है, जितने भी नोट हैं, देश की करेंसी प्रणाली में जितने भी नोट है, सारे नोट को जारी करने का जो अधिकार है वो केंद्रीय बैंक के पास होता है। और केंद्रीय बैंक आवश्यकता पड़ने पर इन नोटों की मात्रा को बढ़ाता है। आवश्यकता अगर लगता है उसको कि देश में बहुत ज्यादा मुद्रास्फीति है, कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो वह नोटों की मात्रा को कम भी कर सकता है। तो देश में करेंसी जारी करने का जो एकमात्र अधिकार है वो केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। अब ये देखिए, 1844 से पहले सभी बैंकों के द्वारा अलग अलग नोट जारी किए जाते थे। हर बैंक का अपना नोट होता था। पर देखिए, 1844 में बैंक ऑफ इंग्लैंड को नोट जारी करने का एकाधिकार मिला। उसके बाद धीरे धीरे सभी देशों ने केवल और केवल केंद्रीय बैंकों को यह अधिकार दे दिया। उससे पूर्व प्राय जो व्यापारिक बैंक है उनके द्वारा भी नोट जारी किए जाते थे, या उस समय उससे पूर्व देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा नोट जारी नहीं किए जाते थे, तो सरकार के द्वारा नोट जारी किए जाते थे। पर 1844 में वहां की जो सरकार थी इंग्लैंड की, उन्होंने पूरे नोट जारी करने का और मौद्रिक व्यवस्था को संचालित और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए जो सारा अधिकार था नोट जारी करने का, वो बैंक ऑफ इंग्लैंड को दे दिया। वहीं से ये परंपरा चालू हुई। उससे पहले बहुत सारी सरकारों के द्वारा भी नोट जारी किए जाते थे, वह सब धीरे धीरे समाप्त हो गए। वर्तमान में सारे नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार हर देश के केंद्रीय बैंक को है। अब एक ही संस्था है जो कि नोट जारी करती है, तो उससे पहला फायदा तो ये होता है कि उसके द्वारा जारी किए गए नोटों में क्या रहती है, एक रूपता रहती है। इससे क्या होता है, देश का आर्थिक विकास सुदृढ़ होता है, मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा नहीं होती है, मंदी और तेजी की समस्याओं से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा साख निर्माण भी किया जा सकता है, साख को नियंत्रित करना भी आसान है। केंद्रीय बैंक सर्वोच्च बैंक होने से क्या होता है, सभी जो देश के बैंक है वो उसके अधीन कार्य करते हैं, तो वो आसानी से देश की मौद्रिक नीति पर नियंत्रण स्थापित करता है और देश में आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए आवश्यकता अनुसार मुद्रा की मात्रा को कम और ज्यादा कर सकता है। इसके अलावा एक ही इकाई के द्वारा नोट जारी किए जाते हैं, तो इस वजह से उस पूरी नोट की जो व्यवस्था है उस पर नियंत्रण होता है। तो उसकी वजह से जो नोट में डुप्लीकेसी है या नकली नोटों का प्रचलन है, इस प्रकार की समस्याओं का भी समाधान किया जाना संभव होता है। बहुत अधिक अर्थव्यवस्था में काला धन जमा नहीं हो जाए, इसको भी वो चेक कर सकता है। अगर नोट फट गए, टूट फूट गए, खराब हो गए, तो उनको नोट को रद्द करके नए नोट भी जारी कर सकता है। इसके अलावा कितनी मुद्रा जारी करनी है, कितना मुद्रा को कब बढ़ाना है, कब कम करना है, सरकार को कब ऋण देना है, इस प्रकार की बहुत सारी चीजें हैं। वो केंद्रीय बैंक, जब एक ही बैंक अगर नोट जारी करता है तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। इसके अलावा वो मुद्रा के आंतरिक मूल्य और बाह्य मूल्य को भी स्थिर बनाए रख सकता है। तो ये मुख्य कारण है कि आज हर देश के द्वारा नोट जारी करने का एकाधिकार केंद्रीय बैंक को दिया जाता है। इसके अलावा देखिए, दूसरा जो केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य है वो है सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है। जिस प्रकार से हम लोगों का खाता
हम लोगों का खाता बैंक में होता है, बैंक हमारा पैसा जमा करता है, आवश्यकता पड़ने पर हमको उधार देता है। सिमिलरली सरकार का खाता केंद्रीय बैंक के पास होता है, आवश्यकता पड़ने पर सरकार के लिए ये पैसा इकट्ठा करता है। सरकार के जो भी टैक्स से जमा राशि है वो केंद्रीय बैंक के अंदर जमा होती है। सरकार की विभिन्न स्रोतों से जो आय होती है वो केंद्रीय बैंक के द्वारा इकट्ठी की जाती है, जमा की जाती है। आवश्यकता पड़ने पर सरकार को ये अल्पकालीन, जिस प्रकार से व्यापारिक बैंक हमको उधार देते हैं, उसी प्रकार से देश का केंद्रीय बैंक जो है वो सरकार का बैंकर होता है। सरकार को अल्पकालीन में ऋण भी दे सकता है। इसके अलावा केंद्रीय बैंक जब नोट जारी करता है तो उसको लाभ प्राप्त होता है, तो वो सारा का सारा जो लाभ है वो सरकार का लाभ होता है, क्योंकि सरकार उसको ये अधिकार देती है कि आप नोट जारी करें। तो इस दृष्टि से भी हम कह सकते हैं कि केंद्रीय बैंक एक सरकार का बैंक है, क्योंकि सरकार के लिए ये एजेंट के रूप में कार्य करता है, सरकार के लिए परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है, सरकार की जो आर्थिक नीतियां उसको क्रियान्वित करने का कार्य करता है। मान लीजिए सरकार ये डिसाइड करती है कि देश में एग्रीकल्चर स्टेज में एक केंद्रीय एक बड़ा बैंक हमको बनाना है, जैसे कि हमने 1982 में नाबार्ड को बनाया। तो सरकार ने जब बजट में ये घोषणा करी कि देश में एक कृषि व ग्रामीण विकास के लिए बड़ा बैंक बनाया जाएगा या आयात व निर्यात के लिए एक बड़ा बैंक बनाया जाएगा, तो सरकार की घोषणा को क्रियान्वित करने में किसने काम किया? केंद्रीय बैंक ने। केंद्रीय बैंक ने 1982 में नाबार्ड की स्थापना करी, उसी ने 1982 में एक्जिम बैंक की भी स्थापना करी। तो हम ये कह सकते हैं कि केंद्रीय बैंक जो है सरकार के बैंकर के रूप में भी बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि वो केंद्रीय बैंक केवल इसलिए नहीं कार्य करता है कि सरकार के लिए सुविधाजनक हो या सरकार के लिए कार्य करना मितव्ययी हो, बल्कि वह इस वजह से भी काम करता है कि जनरल हित में, सार्वजनिक हित में कार्य करा जाए, देश की मौद्रिक प्रणाली को देश की जनता के हित में काम में लिया जाए। उस दृष्टि से भी केंद्रीय बैंक के पास ये अधिकार होता है कि वह सरकार के एजेंट, सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा देखिए, बैंकों का बैंक है केंद्रीय बैंक, जैसा कि हमने पहले ही कहा कि देश की मौद्रिक प्रणाली में शीर्ष स्थान पर केंद्रीय बैंक होता है, तो वह सभी बैंकों का बैंक होता है। अगर बैंकों के पास आवश्यकता से ज्यादा राशि है तो बैंक कहां जमा करा देंगे? बैंक केंद्रीय बैंक में जमा करा देंगे और केंद्रीय बैंक उनको ब्याज देगा। मान लीजिए व्यापारिक बैंकों के पास बहुत सारा पैसा है, उस पैसे को कोई उधार लेने नहीं आया और व्यापारिक बैंकों ने जो पैसा जमा किया उस पे तो उसको ब्याज देना है, पर अगर उस पैसे को कोई उधार लेने नहीं आया तो व्यापारिक बैंक उस पैसे को केंद्रीय बैंक में जमा करा देंगे, जिसमें वह रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे, उसके माध्यम से व्यापारिक बैंकों का पैसा जमा भी करता है। आवश्यकता पड़ने पर व्यापारिक बैंकों को वह उधार भी देता है। हम ये कह सकते हैं कि जो केंद्रीय बैंक है वो सभी बैंकों का भी बैंक है। हमको जो व्यापारिक बैंक हमको सुविधा देते हैं कि हमारा पैसा जमा करते हैं, आवश्यकता पड़ने पर हमको उधार देते हैं, वो की वही सुविधा व्यापारिक बैंकों को केंद्रीय बैंक के द्वारा दी जाती है। यदि व्यापारिक बैंकों के पास आवश्यकता से अधिक राशि पड़ी है तो उसको वह केंद्रीय बैंक में जमा करा सकते हैं। यदि व्यापारिक बैंकों के पास ऋण की मांग ज्यादा है, उसके पास जमा इतना प्राप्त नहीं हुआ है, तो व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक से उधार भी ले सकते हैं। अर्थात व्यापारिक बैंकों को केंद्रीय बैंक वही सारी सुविधाएं प्रदान करता है जो कि व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों को प्रदान करते हैं। इसके अलावा देखिए, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, यानी अगर व्यापारिक बैंकों को कहीं पर भी पैसा नहीं मिलता है तो अंतिम रूप से किसके पास जाएंगे? केंद्रीय बैंक के पास जाएंगे और केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को क्या करेगा? पैसा उधार देगा। तो ये हम बोलते हैं कि अगर व्यापारिक बैंकों का अंतिम ऋणदाता के रूप में भी ये काम करता है। व्यापारिक बैंकों के पास कई बार ऐसा होता है कि पैसा उधार लेने वाले ज्यादा आते हैं और पैसा जमा कराने वाले कम आते हैं, तो ऐसी स्थिति में वह ज्यादा उधार देने के लिए क्या करेगा? केंद्रीय बैंक से ऋण प्राप्त कर लेगा। अब क्या करेगा वो? मान लीजिए केंद्रीय बैंक से 6% पर ऋण प्राप्त करता है और अपने ग्राहक को वो 11% पर देता है, तो ये 5% का जो डिफरेंस है वो उसके लाभ के रूप में उसके पास रह जाता है। तो यूं हम ये कह सकते हैं कि अंतिम ऋणदाता के रूप में भी ये कार्य करता है। तो हम बैंकों की बैंक की बात कर रहे थे, तो इससे क्या होगा? अगर हम बैंकों के बैंक में केंद्रीय बैंक की बात कर रहे हैं, तो अगर बैंकों के बैंक के रूप में जब केंद्रीय बैंक काम करता है तो वह साख प्रणाली में लोचशीलता आती है, क्योंकि केंद्रीय बैंक के दिशा निर्देशन के हिसाब से
व्यापारिक बैंकों के द्वारा आवश्यकता होने पर साख को बढ़ाया जाता है, आवश्यकता कम होने पर साख को कम किया जाता है। इसके अलावा वह साख पर नियंत्रण भी अच्छी तरह से स्थापित कर सकता है। इसके अलावा नगद, जो व्यापारिक बैंकों के नगद कोष है, कब कितना कोष रखना है ये भी वही डिसाइड करता है। व्यापारिक बैंक दो प्रकार के कोष रखते हैं, जैसे CRR और SLR जो रखते हैं। तो कैश रिजर्व रेशो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो कितना कितना रखना है ये भी केंद्रीय बैंक के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि कितना होता है। जब हम साख नियंत्रण की विधियां पढ़ेंगे तब ये आपको बताएंगे कि किस प्रकार से इस पर नियंत्रण स्थापित करते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक भी है और एक अंतिम ऋणदाता के रूप में भी उनको सहयोग करता है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि केंद्रीय बैंक जो है, इसके अलावा देखिए देश के विदेशी विनिमय कोषों के संरक्षण का कार्य भी केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। हमारे राष्ट्र के द्वारा दूसरे राष्ट्रों से जो व्यापार किया जाता है उससे हमको विदेशी जो मुद्रा प्राप्त होती है उस मुद्रा को संरक्षित करने का कार्य भी केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। क्योंकि अगर ये संरक्षण सरकार के द्वारा किया जाए तो सरकार तो हमारी हर 5 साल में बदलती है। तो ऐसी स्थिति में जो विदेशों का हमारे पास अमेरिका का डॉलर है या रूस का रूबल है या इटली की लीरा हमारे पास पड़ी है या ब्रिटेन का हमारे पास पाउंड पड़ा है, यानी अलग अलग देशों की जो अलग अलग कंट्रीज की जो विदेशी मुद्रा हमारे पास पड़ी है उनको संरक्षित करने का कार्य भी किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। केंद्रीय बैंक की आवश्यकता अनुसार विदेशी जो कोषों की व्यवस्था करता है। मान लीजिए हमको राफेल खरीदना है और उसके लिए हमको फ्रांस की मुद्रा की आवश्यकता है, तो ये मुद्रा की व्यवस्था भी किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय बैंक के द्वारा की जाती है। सपोज हम अमेरिका से कुछ कंप्यूटर्स खरीदना चाहते हैं तो हमको अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है, तो सरकार वो जो डॉलर की व्यवस्था है वो डॉलर किससे प्राप्त करेगी? केंद्रीय बैंक से ही प्राप्त करेगी, क्योंकि हमारे देश में जितने भी विदेशी विनिमय हैं उनके संरक्षण का कार्य भी किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय बैंक के द्वारा या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा और देखिए समाशोधन गृह का कार्य भी बहुत महत्वपूर्ण हम केंद्रीय बैंक के एक महत्वपूर्ण कार्य में कर सकते हैं। देखिए केंद्रीय बैंक का सभी बैंकों का केंद्रीय बैंक में सभी बैंकों का खाता होता है। मान लीजिए एक बी दो बैंक है, ए बैंक ने बी बैंक का चेक दे दिया 15,000 का, यानी 15,000 का चेक था तो बी बैंक का भुगतान किसने किया? ए बैंक ने। बी बैंक ने ए बैंक का 10,000 का चेक भुगतान किया। अब यह है कि ये 15,000 इससे ले, ये 10,000 इससे ले, और दिन भर में किस बैंक के द्वारा दूसरे बैंक के हजारों चेकों का भुगतान किया जाता है, ड्राफ्ट का भुगतान किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में केंद्रीय बैंक के पास सभी बैंकों का खाता है, क्लियरिंग हाउस। तो केंद्रीय बैंक क्या करेगा? इसने 15,000 इसका दिया तो यहां क्या करेगा? 5,000 इसमें से घटाएगा और 5,000 इसमें डाल देगा। क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी करेगा। क्या करेगा? देखिए यहां क्या किया? ए बैंक ने 15,000 रुपए का भुगतान किया, जो कि बी बैंक का एक चेक था, उसका भुगतान ए बैंक ने किया। और बी बैंक ने ए बैंक का 10,000 का चेक का भुगतान किया। इसका तो रिजर्व बैंक क्या करेगा? इसमें से 5,000 घटाएगा और इसमें 5,000 डाल देगा। दोनों का प्रॉब्लम सॉल्व। तो कहने का तात्पर्य है कि समाशोधन गृह का कार्य भी केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। केंद्रीय बैंक के पास सभी व्यापारिक बैंकों के खाते होते हैं, तो आपस में जो इंटर ट्रांजेक्शन होता है, एक बैंक के द्वारा दूसरे बैंक के ड्राफ्ट का जो भुगतान किया जाता है, चेक का भुगतान किया जाता है, वो सब केंद्रीय बैंक की शाखा में बता देते हैं कि मैंने इस बैंक के इतने चेक का भुगतान किया। दूसरा बैंक बताएगा मैंने इस बैंक के इतने चेक का भुगतान किया। तो जब जितने भी बैंक है, मान लीजिए 4 बैंक है, ए बी सी डी, तो केंद्रीय बैंक के पास सबका खाता है। तो ये क्या करता है? मान लीजिए बी बैंक का 10,000 इसने भुगतान किया, तो ये क्या करेगा? इसमें से 10,000 घटा देगा और इसमें 10,000 जोड़ देगा, क्योंकि इसने भुगतान किया तो इसको नुकसान हुआ तो वो क्या करेगा? 10,000 जमा तो यहां हुए, 10,000 जमा यहां हुए, उसका भुगतान इसने किया, तो ये क्या करेगा? इसी प्रकार से इन दोनों का मान लो इसका 5,000 रुपए का है और इसने 5,000 प्लस है, तो ये क्या बैंक क्या करेगा? केंद्रीय बैंक क्या करता है? सबकी ट्रांसफर एंट्री समाशोधन गृह के माध्यम से करता है। वो क्या करता है? आपस में किसी भी बैंक को इसका पैसा इसको नहीं देना, इसका पैसा इसको नहीं देना,
आपस में जो चेक और ड्राफ्ट का भुगतान किया जाता है उन सबकी एंट्री उनके खाते में कर देता है। तो उससे क्या होता है, जितना भी चेंज है वो पैसा निकालकर दूसरे के खाते में डालकर सारी बैलेंस शीट को वो बराबर करने का कार्य भी किया जाता है। अब देखिए, हर जगह तो केंद्रीय बैंक नहीं है, तो केंद्रीय बैंक क्या करता है, हर जिले में एक बैंक को बना देता है, क्लियरिंग हाउस बैंक बना देता है। वहां पर जो है वो केंद्रीय बैंक की इकाई के रूप में वह कार्य करती है, क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी के रूप में। वहां दिन में 2 बार सभी बैंकों के प्रतिनिधि एकत्र होते हैं और उन्होंने किस बैंक का कितना भुगतान किया है, उसको कितना लेना है, कितना देना है, ये सारी सूचना वहां देते हैं। तो वहां जब खाते होते हैं सबके, उन खातों में केवल प्लस माइनस करके आपस में ट्रांसफर एंट्री कर उन पूरे जो अकाउंट है उसको सेटलमेंट कर दिया जाता है। तो एक समाशोधन गृह का जो कार्य है वो भी केंद्रीय बैंक का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। इसके अलावा केंद्रीय बैंक के द्वारा साख पर नियंत्रण करने का कार्य भी किया जाता है। इसके लिए आवश्यकता पड़ने पर इस साख की मात्रा को बढ़ाता भी है और आवश्यकता करने पर साख की मात्रा को घटाता भी है। अगर देश में बड़ी तेजी की स्थिति है, कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ रही है, मुद्रास्फीति हो रही है, तो वह साख की मात्रा को कम करेगा। अगर देश में मंदी की स्थिति है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, वस्तु और सेवाओं की कीमतें घट रही है, तो वह साख की मात्रा को बढ़ाएगा। तो साख पर किस प्रकार से नियंत्रण करता है, इसके लिए हम सेपरेट एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे साख नियंत्रण की विधियां, उस पर हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे। इसके अलावा देखिए, देश की आंकड़ों को एकत्रित करने का कार्य भी केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। देश में कितना औद्योगिक विकास हुआ, देश में कृषि का कितना विकास हो गया, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या स्थिति है, देश में विदेशी प्रतिभूतियां कितनी आ रही है, विदेशी निवेश कितना आ रहा है, कितना हमारा आयात हो रहा है, कितना निर्यात हो रहा है, सारी की सारी आर्थिक आंकड़ों को एकत्रित करने का कार्य और पब्लिश करने का कार्य भी केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। हमारे यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन हर माह निकलता है, जो बहुत बड़े वॉल्यूम के रूप में निकलता है, जिसमें पूरे इकोनॉमी से रिलेटेड, विदेश व्यापार से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से रिलेटेड, रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड, यानी लगभग सभी प्रकार के समंकों का संग्रहण और एकत्रितीकरण और पब्लिशीकरण का कार्य भी केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा केंद्रीय बैंक के द्वारा बहुत सारे अन्य कार्य भी किए जाते हैं, जैसे कृषि वित्त की व्यवस्था करनी है तो हमने नाबार्ड की स्थापना करी, आयात निर्यात की मात्रा को नियंत्रित करना है, बढ़ाना है, आयात प्रतिस्थापन और निर्यात प्रोत्साहन की नीति को अपनाना है, वो भी किया केंद्रीय बैंक के द्वारा। उसके लिए आयात निर्यात बैंक की स्थापना की गई। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक से हमको कितना लोन लेना है, कब चुकाना है, कितना चुकाना है, किस ब्याज दर पर लेना है, वो सारा भी केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार से विश्व व्यापार संगठन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसके अलावा हम जिसको सुलभ खिड़की बोलते हैं, आईडीए, यानी बहुत सारी जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है उनके द्वारा जो हम लोन लेते हैं, समय पर उसका वापस चुकाते हैं, वो सारा का सारा कार्य किसके द्वारा किया जाता है, केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार से मनी और बिल बाजार में किस प्रकार से नियंत्रण करना है, आर्थिक स्थिरता की दृष्टि से कितनी मुद्रा जारी करनी है, कितनी मुद्रा को बाजार से वापस सोखना है, ये सारे के सारे कार्य केंद्रीय बैंक के द्वारा किए जाते हैं। इसी प्रकार से जब वो नोट जारी करते हैं तो बहुत सारे नोट कुछ समय बाद फट जाते हैं, गल जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो उन नोटों को चेंज करना, पुराने नोटों को डिस्पोज ऑफ करना, ये सारा कार्य भी केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। हाल ही में अभी केंद्र सरकार के द्वारा 1000 और 500 के नोट, पुराने नोटों को बंद कर दिया गया, तो उनको डिमोटाइजेशन का कार्य, उन पुराने नोटों की जगह नए नोट जारी करना, ये सारे के सारे कार्य भी केंद्रीय बैंक के द्वारा किए गए। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो देश का केंद्रीय बैंक है वो देश की मौद्रिक प्रणाली में शीर्ष स्थान पर होता है और उसके द्वारा किए गए कार्यों से देश में आर्थिक स्थिरता का वातावरण बढ़ता है। देश में जो जितना भी आर्थिक विकास है, हम जिसको जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो जीडीपी ग्रोथ का सबसे बड़ा रोल जीडीपी ग्रोथ पर केंद्रीय बैंक के द्वारा, केंद्रीय बैंक का भी होता है। देश में कीमतें स्थिर रहे, आर्थिक समृद्धि रहे, लोगों को रोजगार मिले, तो ये सारा का सारा संचालन केंद्रीय बैंक के द्वारा मौद्रिक नीति के माध्यम से किया जाता है। सरकार चुनी हुई सरकार होती है, आवश्यक नहीं है कि उसमें सब एक्सपर्ट इकोनॉमिस्ट से रिलेटेड हो। हमारे यहाँ तो क्या है, जनतंत्र है, आवश्यकता पड़ने पर अंगूठा छाप को भी वित्त मंत्री बनाया जा सकता है क्योंकि वोट की राजनीति है। पर ऐसी स्थिति में जो भी देश की प्रणाली है, जिस देश में जो आर्थिक डिसीजन है, उस आर्थिक डिसीजन को लेने में केंद्रीय बैंक के जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है या वहां के जो सलाहकार है,
वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि वित्त मंत्री जो होगा वो इकोनॉमिक्स का एक्सपर्टाइजेशन होगा, वही वित्त मंत्री बनेगा। तो ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि सरकार के परामर्शदाता के रूप में, सरकार को बजट बनाने में सहयोग के रूप में और कई प्रकार से आर्थिक नीति के संचालन में देश के केंद्रीय बैंक की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा होती है। तो मैं समझता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप अच्छी तरह से जान पाए होंगे कि केंद्रीय बैंक के कार्य क्या है। थैंक यू।